हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की बुक का हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो उसके हमने जनरल थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था, ठीक है। ग्रुप्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल पढ़ रही थी। तो इस वीडियो में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि किस किस फैक्टर में डिपेंड करती है, जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ऐसे ही कुछ फैक्टर है। तो सबसे पहला फैक्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एटॉमिक रेडियाई होती क्या है और कैसे हम इसको डील करेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, देखिए एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। सबसे पहले तो रेडियाई शब्द क्या है, असल में रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ठीक है। जो रेडियस होता है ना, उसको प्लूरल होता है रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, सबसे पहले एटम क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम स्फेरिकली मानते हैं, ठीक है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि स्फेरिकली होता है वो। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे हम, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी एटम का एग्जैक्ट साइज हमें नहीं पता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो यहाँ तक नहीं है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट तक भी है, कुछ ना कुछ। तो जीरो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो कहीं पर भी नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम इलेक्ट्रॉन की रेडियाई, एटम की रेडियाई कुछ इस तरह से मेज़र नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कुछ अलग अलग मेथड ढूंढे हैं। तो पहला मेथड क्या है, हम एटॉमिक रेडियस की बजाय हम कोवेलेंट रेडियाई मेज़र करेंगे, ठीक है। कोवेलेंट रेडियाई। सेकंड मेथड है, कोवेलेंट रेडियाई के बाद क्या है, मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई, ठीक है। और थर्ड वन है हमारा वैन वाल्स रेडियाई, ठीक है, वैन वाल्स रेडियाई। और फोर्थ वन है हमारा आयनिक रेडियाई। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इनको मेज़र करेंगे या किस तरह से इनको स्टडी करेंगे। कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई और आयनिक रेडियाई, ठीक है। बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट बना के लिख रखा है इसको, लेकिन मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। देखिए कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये एक एटम है ए और ये दूसरा एटम है बी, ठीक है। एटम ए और एटम बी के बीच में क्या बन गई, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड बन गई, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब ये बॉन्ड बन गई जो, अब असल में अगर हम देखें, जो ए की रेडियाई कहाँ तक होनी चाहिए, ए की रेडियाई यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए थी और बी की रेडियाई यहाँ से यहाँ तक होनी थी। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, मतलब एज्यूम करते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, ए और बी के न्यूक्लियस का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दें अगर हम, तो लगभग क्या आ गई, ये कोवेलेंट रेडियाई आ गई, ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग मान लेते हैं। क्या होती है कोवेलेंट रेडियाई, होती है हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, मतलब दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स का हाफ कर दे अगर हम, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दे, तो हम कौन सी रेडियाई मिल जाएगी, हमको कोवेलेंट रेडियाई मिल जाएगी। अब सेकंड आती है मेटेलिक रेडियाई, ठीक है। मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, मेटेलिक रेडियाई, सबसे पहले हमें मेटल पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है। मेटल होता है, देखो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग, एक मॉडल था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एक मेटल वो होता है जिसके एक एंड पे कर्नल होता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद फिर एक कर्नल होता है। कर्नल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को कर्नल बोलते हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, फिर कर्नल, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर कर्नल, फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ इस तरह की रेगुलर अरेंजमेंट होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होता है, जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है मेटल से इजीली। अब मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, मेटेलिक रेडियाई होती है किन्हीं भी दो एडजेसेंट कर्नल्स के बीच का हाफ, ठीक है।
किन्हीं भी दो एडजेसेंट कर्नल्स, एडजेसेंट मतलब साथ लगते, किन्हीं भी दो साथ लगते कर्नल्स के डिस्टेंस का हाफ कर दे अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटेलिक रेडियई मिल जाएगा। ठीक है, इट इज़ द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कर्नल्स। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक कर्नल और एक फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मेटेलिक रेडियई। है सिंपल इतना ही, लेकिन बुक में जो है काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा बता रखी है, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ इतना ही जानना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड वन आती है हमारी वैन डर वाल्स रेडियई। अब वैन डर वाल्स रेडियई क्या होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। वैन डर वाल्स, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था एक, वैन डर वाल, तो उसके नाम पे दी गई है ये रेडियई, वैन डर वाल्स रेडियई। असल में वैन डर वाल फोर्सेस एक ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, दो अलग अलग, जैसे कि एक एटम ये हो गया, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन के एटम्स है, ये एक हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड से बन गया ये H2। ठीक है, और ये दूसरा एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटम तो नहीं है, मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है सबसे पहले उसको हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है ना, अट्रैक्शन, ठीक है, ये किसी चार्ज की वजह से नहीं होती, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब वैन डर वाल रेडियई क्या होगी, वैन डर वाल रेडियई दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स रेडियई क्या कहते हैं, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, वैन डर वाल्स रेडियई। ठीक है, तो देख लीजिए हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने एटॉमिक रेडियई में कोवेलेंट रेडियई पढ़ लिया, ठीक है, मेटालिक रेडियई पढ़ लिया और वैन डर वाल रेडियई पढ़ लिया। ठीक है, वैन डर वाल रेडियई देखो ऐसे बता रखा है कि दो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ अगर हम कर दे तो वो क्या मिल जाएगा, हमें वैन डर वाल रेडियई मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से कुछ अंदाज़ा लगाएं, क्या अंदाज़ा लगाएं, देखिए सबसे पहली बात तो जैसे कि ये मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मैं इसकी रेडियई मेज़र करूँ, इसकी हम तीन तरह से रेडियई मेज़र कर सकते हैं, इसकी तो सिर्फ दो ही तरह से मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि पहली तो होगी हमारे पास कोवेलेंट रेडियई, ठीक है, जो कि इतनी छोटी सी होगी, ये वाली कोवेलेंट रेडियई। ठीक है, ये वाली कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियई। अब ये वाली कौन सी होगी, वैन डर वाल्स रेडियई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये थोड़ी लंबी है, वैन डर वाल्स रेडियई। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो वैन डर वाल रेडियई है वो सबसे लार्ज होती है, उसके बाद आती है हमारे पास कोवेलेंट रेडियई। ठीक है, और उसके बाद आती है मेटालिक रेडियई। ये दोनों लगभग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वैन डर वाल रेडियई है जो वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि इससे मतलब हमें क्या जानने की जरूरत है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब लास्ट वन आती है हमारे पास आयनिक रेडियई। ठीक है, आयनिक रेडियई क्या होती है, सबसे पहले तो आयन्स क्या होते हैं। देखो आयन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। ठीक है, कोई भी स्पीसीज है, स्टेबल न्यूट्रल स्पीसीज, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है तो उस पर आ जाता है प्लस का चार्ज, जिसकी वजह से उसको हम कहेंगे कैटायन। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उसको हम कहेंगे एनायन। ठीक है, तो कैटायन होती है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायन होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, अब एक कैटायन है हमारे पास और एक है एनायन, उनके बीच में आयनिक रेडियई होगी। ठीक है, वो आयनिक रेडियई हम कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए एक मेथड दिया गया है आयनिक रेडियई मेज़र करने के लिए, जो किसने दिया है, पोलिंग्स नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये पूछा गया, असल अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो ये आपको ध्यान से समझना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज आयनिक रेडियई, एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो वो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ अब कैसे लिखना है एग्जाम में। तो सबसे पहली बात तो आयनिक रेडियई होती क्या है, आयनिक रेडियई क्या होती है, आयनिक रेडियई में बी डिफाइंड एज अफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द आयन अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ समझ में आया नहीं होगा, मैं बताता हूँ। देखिए ये कोई भी चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, मान लेता हूँ ये प्लस का चार्ज है,
ठीक है। तो इस प्लस के चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ एक फील्ड बन जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहें आप अगर, तो एक फील्ड बन जाती है इसके अराउंड एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे। जैसे कि इतनी दूरी तक अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अगर इस डिस्टेंस पे हम कोई भी नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा, या अगर प्लस रखते हैं तो ये उसको रिपेल कर देगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इससे दूरी, कितनी दूरी तक इसका इन्फ्लुएंस, इसकी अट्रैक्शन, इसकी रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, वही डिस्टेंस क्या होता है, आयनिक रेडियाई होता है, ठीक है। आयनिक रेडियाई वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पर इसकी अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, इसका इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो स्फेरिकल शेप की जो जितना भी जगह आएगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक रेडियाई। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, आयनिक रेडियाई, ठीक है। अब इसको मेजर करने का तरीका बताया था पोलिंग्स नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। उसने क्या किया, उसने क्या बताया था, पोलिंग्स ने बताया था कि जो रेडियस है ना आयनिक रेडियाई, वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। जेड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कौन, आयनिक रेडियाई। वो कैसे होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बीच में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आया था उसको अगर हम घटा दे दो, ठीक है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जेड अफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये था हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब अगर हम क्या है इसको हम रिमूव करें, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करें तो आर किसके बराबर हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हमें। उस कांस्टेंट का अगर हम नाम ले लेते हैं सी, ठीक है। सी यहाँ भी अभी आ गया तो इसको हम एस मान लेते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ये, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये पिछली वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो सीधा ही देख रहे हैं तो पहले पिछली वीडियो को देख के आए जिसमें मैं आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आर किसके बराबर होगा, सी बाय जेड माइनस एस, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, जेड अफेक्टिव की वैल्यू क्या थी, जेड माइनस एस, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आ गया। अब मुझे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ बुक में कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। सोडियम आयन और Cl नेगेटिव आयन, इनकी रेडियाई मेज़र करनी है, ठीक है। तो हम कैसे मेज़र करेंगे, उसका मेज़र करने का मेथड क्या है, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो रेडियाई है ना, जो आयनिक रेडियाई है वो स्फेरिकल है। जैसे कि मान लेता हूँ ये RNA पॉजिटिव का ये इसकी रेडियाई है इतनी वाली, और ये इधर है क्लोरीन की, ठीक है, Cl नेगेटिव की रेडियाई। अब ये जो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी है वो किसके बराबर हो गया, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इनकी रेडियाई के सम के बराबर होगा, ठीक है। R पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्यों होगा वो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसकी रेडियाई का सम और इसकी रेडियाई का सम अगर हम कर दे तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाता है। तो इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर एग्जैक्ट रेडियाई निकाल सकते हैं किसी की भी। अगर हमें एक की रेडियाई दे रखी है तो दूसरे की इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ कैसे। ये देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया कि इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का सम दे दिया 2.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें सेपरेटली बताना है कि सोडियम और फ्लोराइड आयन इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर इनकी रेडियस कितनी है, ठीक है, अलग अलग से बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन मिलेगी, जैसे कि इस एग्जांपल में दे रखी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 4.15, ठीक है। तो यहाँ से हम जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें न्यूक्लियर चार्ज पता है, सोडियम का होता है 11 और फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है। तो यहाँ से हम 4.15 घटा के इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। जेड इफेक्टिव निकालने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर रखना है, तो आर ऑफ सोडियम क्या आ जाएगा, सी बाय जेड इफेक्टिव कितना आ गया, जैसे कि 11 में से 4.15 घटेगा तो 6.85 आ गया, ठीक है। और आर ऑफ एफ नेगेटिव क्या आ जाएगा, सी बाय जेड इफेक्टिव 9 में से 4.15 घटाएंगे तो 4.85 आ गया,
ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ गई किसकी, आर ऑफ सोडियम और आर ऑफ फ्लोराइड आयन की। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें ये पता है कि इन दोनों का सम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर होगा जो कि गिवन है। तो इसको भी यहाँ पे रख देंगे, इसको भी यहाँ पे रख देंगे और दोनों को सम करके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर रखेंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उस सी की वैल्यू को हम दोबारा से यहाँ पर रख के सिंपली सी बाय ये दे रखा है ना, जैसे सी की वैल्यू आ जाएगी मान लीजिए 6.56 आ गई, बाय में 6.86। ठीक है, तो यहाँ से हम आर ऑफ एन निकाल सकते हैं, आर ऑफ एफ नेगेटिव भी इजीली निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड है पोलिंग्स मेथड, जिसकी वजह से हम किसी भी एटम की आयनिक रेडियाई इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता है कि वेरिएशन किस तरह से होगी रेडियाई। ठीक है, जैसे कि हमने पेरियोडिक टेबल पढ़ा था, पेरियोडिक टेबल में क्या होता है, पेरियोडिक टेबल हमारी जो कुछ इस तरह से होती है, अगर मैं आपको मोटी मोटी से बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमारी पेरियोडिक टेबल होती है। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड हमारी, ये राइट साइड। ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं, ये पीरियड्स हैं, पीरियड्स, और ये ग्रुप्स। ठीक है, ये नीचे वाले होते हैं ग्रुप्स। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, नीचे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई में क्या वेरिएशन आता है। ठीक है, वेरिएशन क्या आएगा, वेरिएशन किस में, एटॉमिक रेडियाई में, एटॉमिक रेडियाई में कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो याद रखना है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरोन। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, ग्रुप 18th को छोड़ देंगे हम, बाकी 17th के 17th ग्रुप का एक जनरल ट्रेंड है, क्या है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, देखिए लिथियम का चार्ज कितना होता है, लिथियम पे +3 चार्ज होता है। ठीक है, और उसके +3 चार्ज होता है और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें और 1 इसमें। उसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के पास +4 चार्ज होता है लेकिन शेल 2 ही होती है उसके पास भी। बोरोन के पास +5 चार्ज होता है लेकिन शेल इसके पास भी 2 ही होती हैं, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, सेम फ्लोरीन के पास +7 चार्ज होता है लेकिन शेल इसके पास भी 2 ही होती है। ठीक है, +7 नहीं, सॉरी, इसके पास होता है +9। ठीक है, +9 चार्ज होता है और शेल इसके पास भी 2 ही होती हैं। तो क्या होता है, चार्ज तो बढ़ जाता है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है लेकिन शेल सेम है। तो अगर शेल सेम रहेंगी, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी तो बढ़ाएगा, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज साइमल्टेनियसली बट शेल रिमेन्स सेम। शेल जो है वो सेम रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जेड अफेक्टिव इंक्रीजेज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा और साइज घट जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जो रेडियस है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये बढ़ेगा तो रेडियस घट जाएगी। ठीक है, एक तो है ये। दूसरा पूछेगा हमें ग्रुप वाइज क्या वेरिएशन आएगी। ठीक है, जो हम ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से हम बॉटम में जाएंगे तो क्या होगा, तो टॉप से बॉटम याद रखना कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो चार्ज भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद, सीजियम, फ्रोंशियम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो चार्ज भी बढ़ता है, जैसे कि इस पे है +1, इस पे है +3, इस पे है +11, इस पे है +19। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो चार्ज भी बढ़ रहा है और शेल भी बढ़ रही है। यहाँ पे 1 शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे 4 शेल है। ठीक है, शेल भी बढ़ रही हैं, तो क्या होगा कि चार्ज भी बढ़ रहा है, शेल भी बढ़ रही है, लेकिन इंक्रीजिंग शेल, शेल का बढ़ना डोमिनेट कर जाता है किस पे, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल, शेल का बढ़ना डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट का मतलब उससे आगे निकल जाता है, डोमिनेट्स अवर इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है लेकिन शेल भी बढ़ रही है, लेकिन शेल का बढ़ना न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाते हैं हम तो साइज बढ़ जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे साइज बढ़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सी 2 चीज़ें याद रखनी है। और एक चीज़ और मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना तो हम 70th ग्रुप तक ही ये बात कह सकते हैं कि साइज घटेगा, लेकिन
जितनी भी नोबल गैसेज हैं 18वें ग्रुप में क्या आती है हमारी इनर्ट गैसेज या फिर नोबल गैसेज, उनको हम कभी भी इस तरह से मतलब उनका साइज नहीं घटता, फ्लोरीन के बाद नियोन तक साइज बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ तक तो हमने सिर्फ कोवलेंट रेडियाई मेज़र की थी, यहाँ तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर हम वैन डर वाल रेडियाई मेज़र करते हैं, लेकिन इनके केस में हमने कोवलेंट रेडियाई मेज़र की है। अब वैन डर वाल रेडियाई तो वैसे ही बड़ी होती है, तो अगर हम पैरामीटर ही चेंज कर देंगे तो अपने आप में ये बड़ी हो जाएगी। तो वो कारण है कि ग्रुप 18 का साइज़ बड़ा है, लेकिन वैसे तो अगर हम सेम रेडियाई मेज़र करें तो सेम साइज आएगा। लेकिन ये नोबल गैसेज है ना, तो गैसेज के केस में हम वैन डर वाल रेडियाई मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था हमारा एटॉमिक रेडियाई का, कंप्लीट टॉपिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और कल नहीं, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे अदर टॉपिक्स, ठीक है। अदर टॉपिक जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये 2-3 टॉपिक और बचते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बाय बाय गाइज।